वो इलाका कभी रोशनी और मशीनों के शोर से गूंजा करता था। समुद्र के किनारे फैली वो विशाल केमिकल फैक्ट्री रात के अंधेरे में अब एक दैत्य की तरह खड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। उसी रात फैक्ट्री के भीतर से अचानक असहज कर देने वाली आवाजें उठीं। फिर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, मानो जमीन फट गई हो। कुछ ही पलों बाद एक कार पागलों की तरह फैक्ट्री गेट तोड़ते हुए बाहर निकली और वीरान सड़कों पर बेकाबू दौड़ने लगी। कार चला रही थी 22 साल की अर्चना। खूबसूरत, समझदार, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा डर से सुन्न था। आंखों में ऐसा भय था जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग रही हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद उसके पीछे सांस ले रही हो। कांपती उंगलियों से उसने मोबाइल उठाया और अपने भाई अतुल का नंबर मिलाया। हेलो अर्चना, इतनी रात, क्या सब ठीक है? भैया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे आपको बहुत ज़रूरी। इससे पहले कि वाक्य पूरा होता, कॉल कट गई। उसी पल कार के सामने एक अजीब डरावनी आकृति उभरी। अर्चना ने घबराकर ब्रेक मारा, टक्कर हुई और फिर एक भयानक धमाका। आग, धुआं और चीखें, सब कुछ एक पल में खत्म। 5 साल बीत गए। रविपुरम, जो कभी देश का मशहूर औद्योगिक शहर था, अब एक जहरीली खामोशी में डूबा हुआ था। जहां कभी हजारों मजदूर काम करते थे, बच्चों की हंसी और बाजारों की रौनक थी, वहां अब सिर्फ खंडहर और मौत का साया बचा था। सरकारी दस्तावेजों में उस रात को टॉक्सिक गैस लीक कहा गया। सैकड़ों मजदूर फैक्ट्री के भीतर फंस गए। कुछ की मौत घोषित हुई, कई हमेशा के लिए गायब हो गए। इसके बाद लोगों के लापता होने की घटनाएं बढ़ती गई। सरकार ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। नो एंट्री, नो क्वेश्चन। रविपुरम अब एक प्रतिबंधित भूतहा जोन था। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में अतुल रोज की तरह ऑफिस से थका हुआ घर लौटा। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र दीवार पर टंगी अर्चना की तस्वीर पर पड़ी। वो चुपचाप तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। दुनिया कुछ भी कहे, मैं अब भी नहीं मानता कि तुम चली गई हो। उसकी आवाज़ भर्रा गई। रात को वो सो गया और वही सपना फिर से। वो खुद को एक अंधेरी फैक्ट्री में खड़ा पाता है। हवा में जहरीली धुंध, दीवारों से टपकते रसायन। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़, भैया, मैं यहीं हूँ। मुड़ते ही उसकी सांस रुक जाती है। सामने अर्चना खड़ी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी उसे याद थी। जली हुई त्वचा, सड़ी आंखें। मुझे यहाँ से निकाल लो, वो हमें आज़ाद नहीं होने दे रहे। अतुल घबराकर उठ बैठता है, पसीने से भीगा हुआ। पिछले 5 सालों से वही सपना, वही गुहार। अगली सुबह उसके घर पर तानिया और उसका दोस्त गौरव आते हैं। बातचीत के दौरान तानिया एक वीडियो का जिक्र करती है। रविपुरम एक्सपेरिमेंट एक्सपोज्ड। वीडियो में दावा था कि फैक्ट्री में इंसानों पर रासायनिक प्रयोग किए जा रहे थे। लोग मरे नहीं, कुछ और बन गए थे। वीडियो कुछ ही घंटों में गायब हो गया। तीनों को एहसास हो गया, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक दबाया गया सच था। अतुल उन्हें अर्चना की आखिरी कॉल और अपने सपनों के बारे में बताता है। और फिर फैसला होता है रविपुरम जाने का। जंगल के रास्ते पैदल चलते हुए वे शहर में दाखिल होते हैं। घर खाली हैं, कपड़े अब भी बाहर टंगे हुए हैं, जैसे जिंदगी अचानक रुक गई हो। एक मकान में सड़ा हुआ खाना पड़ा है। तभी एक भयानक चीख। दरवाज़ा टूटता है। लाल आंखों वाला अधमरा सा प्राणी सामने आता है। पलक झपकते ही वो तानिया पर टूट पड़ता है। चीखें, खून और फिर सन्नाटा। भागते हुए अतुल और गौरव फैक्ट्री में घुसते हैं, जहां जली हुई लाशें अचानक हिलने लगती हैं। वे उठ खड़ी होती हैं। ज़ॉम्बी। तभी एक आवाज़, यहाँ आ जाइए। अर्चना। वो जिंदा थी, लेकिन इंसान नहीं रही। उसके शरीर में खून नहीं, जहर बह रहा था। वो सच बताती है, ये फैक्ट्री इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलने का अड्डा थी। दवाइयों के नाम पर प्रयोग। और जब सब बेकाबू हुआ, सरकार ने पूरा शहर मिटा दिया। अंत का एक ही रास्ता था, फैक्ट्री के मालिक राघव के पास रखा गैस कैप्सूल। बेसमेंट में राघव उनका इंतजार कर रहा था। आधा इंसान, आधा राक्षस। गौरव मारा जाता है। अतुल किसी तरह कैप्सूल लेकर बाहर भागता है। सामने तानिया और गौरव, अब ज़ॉम्बी। अर्चना की आवाज़ गूंजती है, भावनाओं में मत फंसिए भैया, इसे ख़त्म कीजिए। कांपते हाथों से अतुल कैप्सूल ज़मीन पर फेंक देता है। एक विस्फोट, काला धुआं, और पूरा रविपुरम आग में जल उठता है। ज़ॉम्बी राख बन जाते हैं।
अतुल वापस लौटता है, पीछे जलता हुआ शहर, सामने एक भारी खामोशी। रविपुरम का सच हमेशा के लिए दफन हो चुका था और अर्चना आखिरकार मुक्त।